हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था पी ब्लॉक तत्व के बारे में, या वर्ग पी ब्लॉक के तत्व हमारा सिलेबस में भी चल रहा है। तो पी ब्लॉक के बारे में आपको बताता हूँ। वर्ग पी ब्लॉक में हमारे पास सबसे पहले मैं आपको आवर्त सारणी यहाँ पे बता देता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, तो तत्वों की आवर्त सारणी है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक की तत्व, ये हमारा वर्ग 13 है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा वर्ग 13 है, ये वर्ग 13 है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वर्ग 13 होता है। वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18। तो 13 से लेकर के 18 तक के तत्व हमारे कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्व। वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्वों को हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अब वर्ग पी ब्लॉक के अंतर्गत हमने यहाँ पे दो वर्ग या दो समूह, इन्हें वर्ग या समूह भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं इनको, GROUP, ग्रुप से या वर्ग, हिंदी में वर्ग अथवा समूह भी कहते हैं इनको आप। तो वर्ग 13 में जो हमारा है बोरॉन, फिर है एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर ये है आपका इंडियम है, फिर जो है यहाँ पे आता है ये इंडियम के बाद है हमारे पास थैलियम, इधर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और ये IUPAC नाम लिखे हुए हैं। इसमें आपके कुछ तत्व खोज दिए गए हैं, तो ये आपको मैंने आपको कुछ एक पहले नोट्स भी भेजा, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो वर्ग 13 और वर्ग 14 के तत्वों का अध्ययन हम कक्षा 11 में कर चुके हैं। वर्ग 13, अब इसको अलग अलग ट्रिक्स इसमें याद करने की बनाई हुई हैं आजकल। तो जैसे हमारे पास भी एक ट्रिक्स है, तो अगर आपको ये सही लगे तो याद कर सकते हैं, और आपको कोई नई ट्रिक्स अगर मिले तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसको ट्रिक से याद करने की ये है, हम इसे कहते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बैगन, B फॉर बैगन, AL आलू, GA गाजर, इन TL थैला। तो ये हमारे वर्ग 13 के तत्व याद हो जाते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसी प्रकार से हमारे वर्ग 14 के जो तत्व हैं, इसको भी याद करने की ट्रिक है, काशी गए संत प्रभु। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, प्रभु मीन्स PB। तो ये हमारा जो है कक्षा 11 का अध्ययन है। तो ये हम 12 में इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, 13 और 14 छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ग 15 के तत्वों की। वर्ग 15 के तत्व में आपको पढ़ा रहा हूँ। सफेद दाढ़ी वाले चचा। वर्ग 15 के तत्व हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और इसमें एक मैंने आपको नया जो तत्व यहाँ पे खोज दिया गया है, MC करके नाम दिया है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक 115 है, और ये तत्व हमारा रेडियो एक्टिव तत्व के अंतर्गत आया है। तो इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं, या रेडियो सक्रिय एलिमेंट। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसको याद करने का जो ट्रिक बना रखी है ये आपको याद होनी चाहिए। वर्ग 15, वर्ग 16, 17, 18 ये आपकी कक्षा 12 के कोर्स में हैं, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसका याद करने का ट्रिक है, N से नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास करके बनाया है। अब यहाँ पे एक MC छूट रहा है, तो इसको भी आप कुछ बना सकते हैं यहाँ पे। तो N नाना का मतलब नाइट्रोजन, पार्टिकल का मतलब फास्फोरस, AS आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बिंदास मीन्स बिस्मथ। तो ऐसे इसको याद करना है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हमारे वर्ग 15 के तत्व हैं। वर्ग 16 के तत्वों को याद करने की जो ट्रिक है, इसके बारे में डिटेल से बाद में बात करूंगा। तो ये है हमारा ओस से टीपो,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओस से टीपो। और यहाँ पे है वर्ग 17 के तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो यहाँ पे हम इसको बना रखा है इसमें, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और इसकी जो ट्रिक बनी हुई है वो है हीना, नीना और करीना जीते रहना। इसका मतलब है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। तो ये हमारी पी ब्लॉक के तत्व हैं। इन तत्वों का अध्ययन हम यहाँ पे कक्षा 12 में करेंगे। अब हम इन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आते हैं। इन्हें हम वर्ग पी ब्लॉक के तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब इनके जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो पी कक्षक में समाप्त हो जाते हैं, यानी कि पी कक्षक के बाद इनके इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाते हैं। और सभी तत्वों के, नाइट्रोजन से लेकर के मैस्कोबियम तक के सभी तत्वों के संयोजकता कोष का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np126। इसका मतलब समझ लीजिए, n का मतलब है कि हमारी क्वांटम संख्या कौन सी होगी। मुख्य क्वांटम संख्या के लिए n का मान 1 हो जाएगा तो 1s2 रहेगा, और मुख्य क्वांटम संख्या 2 है तो ये 2s2 हो जाएगा, यहाँ पे 2p हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे पास n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। तो प्रत्येक तत्व, नाइट्रोजन के लिए इस स्मॉल n का मान अलग होगा, फास्फोरस के लिए इस n का मान, स्मॉल n का मान अलग होगा, आर्सेनिक के लिए n का मान अलग होगा, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी के लिए n की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे हीलियम के अतिरिक्त 1s2 है, कह रहा है हीलियम के अतिरिक्त विन्यास 1s2 है। पी ब्लॉक के तत्वों के गुण अन्य तत्वों की ही भांति परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो इनके परमाणु आकारों में अंतर होगा, आयनन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी तथा विद्युत ऋणात्मकता से इनका प्रभावित होंगे। द्वितीय आवर्त में डी कक्षकों की अनुपस्थिति तथा भारी तत्वों में डी और एफ कक्षकों, तृतीय आवर्त एवं उसके पश्चातवर्ती की उपस्थिति तत्वों के गुणों पर सार्थक प्रभाव होता है। इसका मतलब है कि द्वितीय आवर्त में डी कक्षक अनुपस्थित रहेगा, जैसे कि नाइट्रोजन है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक नाइट्रोजन का उदाहरण आपको बता देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7n, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p3। तो जो मैं कह रहा था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक अंतिम सभी वर्ग 15 के सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np126। इसका मतलब है कि अंतिम कोष यहाँ पे 2 वाला है ये, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर के 2 तक गया, 1s2, यहाँ 2s2, 2p। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्य क्वांटम संख्या का मान जितने तक जा रहा है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो तत्व उतने आवर्त में स्थित है। आवर्त का मतलब समांतर जो हमारी कॉलम होते हैं, इस तरीके से जो आवर्त सारणी में ये रो बने होते हैं, इनको हम आवर्त कहते हैं। तो पहले आवर्त में जैसे हाइड्रोजन है, दूसरे आवर्त में हमारा लिथियम है। तो हाइड्रोजन वाली लाइन में हाइड्रोजन और हीलियम है पहला आवर्त, और दूसरे आवर्त में हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, फिर इधर से बोरॉन आता है, फिर कार्बन, फिर हमारा कार्बन की बात आता है हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसी प्रकार से नियोन। तो ये हमारा दूसरा आवर्त होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दूसरे आवर्त में हमारे पास डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। तो जो भी तत्व दूसरे आवर्त में होंगे, दूसरे आवर्त में फिर से रिपीट करा देता हूँ, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरॉन होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सभी में डी कक्षक अनुपस्थित रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इन सभी तत्वों के अंतर्गत डी कक्षक अनुपस्थित रहेगा। भारी तत्व होते हैं हमारे वर्ग में नीचे की ओर, ये आवर्त होते हैं, तिरछी लाइनें, और खड़े कॉलम जो होते हैं वो वर्ग या समूह होते हैं। तो भारी तत्व वर्ग में नीचे की ओर मिलते हैं। तो भारी तत्वों में डी और एफ कक्षक उपस्थित होंगे। इसके अलावा इसके अतिरिक्त तीनों प्रकार के तत्व होते हैं। इसमें तीनों प्रकार के तत्वों से मतलब है यहाँ पर धातु तत्व होगी, उपधातु होगी तथा अधातु की उपस्थिति इनके रसायनों को विविधता प्रदान करती है। धातु का गुण अलग होता है, उपधातु का अलग होगा, अधातु का गुण अलग होगा, इसलिए इनके रसायन में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। फिर से अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले ये आपने नोट कर लिया है, तो यहाँ पे जैसे हमारे वर्ग तत्व के 15 के तत्व यहाँ पे फिर से आगे हम लिखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मास्कोबियम। यहाँ इनके परमाणु क्रमांक हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब है इनके अंतर्गत आने वाले प्रोटॉन की संख्या। ये प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, 15 प्रोटॉन, 33 प्रोटॉन, 51, 83, 115। इसी प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन भी सब समान होते हैं। तो अब ये परमाणु क्रमांक हो गए। यहाँ नाइट्रोजन जो है हमारा अधातु है। पहली दो तत्व हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस है। तो ये दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु, शॉर्ट में बता रखा है। और दूसरे जो अगले 2 तत्व हैं वर्ग में, ये हमारे उपधातु हैं। इनको हम उपधातु कहते हैं। ये अधातु, ये दोनों उपधातु। बाकी के जो नए तत्व हैं, इसमें एक ही नया तत्व है, तो ये हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? ये अनस्टेबल होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी ही जो है ये क्या हो जाते हैं, इनका क्षरण हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि वे तत्व जिनमें से एक प्रकार से विशेष प्रकार का विकिरण उत्सर्जित होता है। ऐसे तत्व जिनके अंतर्गत एक विशेष प्रकार का रेडिएशन निकालने की क्षमता होती है, उनको हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं इनको। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ से हमेशा एक प्रकार का जो रेडिएशन निकलता है, उनमें से निकलने वाले कण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ऐसे पदार्थ हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है हमारा उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब है कि ये तत्व हमारे कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, या हमें ये कहाँ से इसके स्रोत, नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा, फास्फोरस कहाँ मिलेगा प्रकृति में। तो ये सब थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। सबसे पहले मैं वायुमंडल की बात करता हूँ। तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन सभी लोग जानते हैं। हवा को हमारे पास अगर 100% है तो उसका रासायनिक संगठन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें जो है नाइट्रोजन सर्वाधिक होती है 78%। बाकी समझ लीजिए आप 22% अदर गैसेज आ जाएंगी। 22 में हमारा 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी 1% अन्य गैसें होती हैं। तो सबसे पहला स्रोत तो नाइट्रोजन मिलने का है हवा। हवा में 78% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और भू प्रॉपर्टी लिखा है तो पृथ्वी की सतह पे जो है यहाँ पे भी हमारे पास नाइट्रोजन उपस्थित होता है। चीली सॉल्ट पीटर लिखा है, चीली सोरा लिखा है, सोडियम नाइट्रेट इसको लिखा है। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आप जानते होंगे क्या होता है, नहीं पता है तो नाइट्रेट का मतलब NO3 रेडिकल होता है हमारा, इसमें -1 होता है। ऐसे सोडियम Na धनायन होता है, तो ये हमारा एक सूत्र बन जाता है NaNO3। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो गया NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। और व्यावसायिक नाम इसके चीली साल्टपीटर या चीली सोरा कहेंगे इसको हम, सोडियम नाइट्रेट को। तथा पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन सॉल्टपीटर लिखा है, तो ये इसके व्यावसायिक नाम है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र भी ठीक सोडियम नाइट्रेट की तरह हो जाएगा, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में। तो पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर भी N लिखा है, तो इसमें भी नाइट्रोजन मिलेगा हमें। सोडियम नाइट्रेट में भी N आया है, तो सोडियम नाइट्रेट भी नाइट्रोजन का स्रोत है। और इसके अलावा नाइट्रोजन जो है जीवों में होता है, वनस्पतियों में होता है। जीवों और वनस्पतियों में किस रूप में होता है,
किस प्रकार के अणुओं में होता है? ये प्रोटीन अणुओं में हमें नाइट्रोजन मिलता है। प्रोटीन बायो ग्रुप वाले बच्चे इसको समझेंगे। जैसे प्रोटीन क्या होते हैं? ये अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं। अमीनो एसिड्स एक चेन फॉर्म करते हैं जिन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमारे प्रोटीन्स कहलाते हैं। अमीन पार्ट का मतलब इसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का स्रोत हमारा प्रोटीन भी है पौधों में। फास्फोरस कहाँ मिलेगा? बात करते हैं फास्फोरस की, पी की। तो फास्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिजों में मिलते हैं। एपेटाइट वर्ग के खनिजों के सूत्र यहाँ दिए हुए हैं, Ca9PO4 6। तो इसमें फास्फोरस के 6 परमाणु आ सकते हैं इसमें से, तो इसमें हमें फास्फोरस मिल जाता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी है फ्लोरीन क्लोरीन, तो CaCl2 हो सकता है, CaF2 हो सकता है यहाँ पर, और CaOH का होल्ड वाइज भी हो सकता है ये। तो एक्स का मतलब है फ्लोरीन क्लोरीन या OH। तो फ्लोरो एपेटाइट वर्ग के खनिजों में सूत्र हमारा ये बन सकता है Ca9PO4 6। एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे OH रख दें तो ये हो जाएगा OH का होल्ड वाइज, एक सूत्र ये बन सकता है। इसके अलावा F2 लिख सकते हैं, इसके अलावा Cl2 लिख सकते हैं। दूसरा हमारा फ्लोरो एपेटाइट वर्ग के जो खनिज हैं यहाँ पे है, देखिए फिर से सूत्र Ca9PO4 CaF2। तो ये आ गया हमारा फ्लोरो एपेटाइट। ऐसी क्लोरो एपेटाइट हो जाएगा। फिर अगर ये फ्लोरो एपेटाइट है तो हम Cl लगा के क्लोरो एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, 3 सूत्र इससे बन सकते हैं। फास्फोरस इसके अलावा हमें चट्टानों से भी मिलता है। इसके चट्टानों में भी इसके प्रमुख घटक होते हैं, अवयव होते हैं। और फास्फोरस कहाँ मिलता है? प्राणियों एवं पादप पदार्थों का आवश्यक अवयव है। प्राणियों एवं पादप पदार्थ जितने भी पौधे हैं उनका काष्ठीय भाग जो बनता है, काष्ठीय का मतलब कठोर भाग जो भी होगा, जैसे बोन्स हैं, और पौधों में काष्ठीय भाग आप जानते हैं तने वगैरह होते हैं, तो उसमें भी फास्फोरस मिलता है। फास्फोप्रोटीन, दूध में फास्फोप्रोटीन के रूप में फास्फोरस मिलेगा, और इसके अलावा अंडों में भी फास्फोरस उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस के स्रोत हमने पढ़े। इसके अलावा मैं आर्सेनिक और एंटीमनी की बात कर रहा हूँ। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, 3 और हमारी इस वर्ग के तत्व हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये लिखा इसमें मैंने, सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। तो सल्फाइड खनिज मतलब सल्फर उसमें होगा। और मास्कोबियम के लिए भी नया तत्व दिया है आवर्त सारणी में ये, तो इसको फिलहाल 2019 में इसकी खोज हुई थी। इसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा और रिफ्रेशर किताब में भी इसके बारे में नहीं मिलेगा। तो मास्कोबियम संश्लेषित है। संश्लेषित का मतलब है कृत्रिम रूप से सिंथेसाइज है या बनाया गया है इसको। मास्कोबियम का संकेत Mc लिखा है। किसी भी तत्व का जो है पहला लेटर जो है कैपिटल, बाद वाला लेटर स्मॉल होता है। ये आवर्त सारणी में किसी तत्व का लिखने का प्रतीक होता है। ये प्रतीक को लिखने का नियम है, पहला लेटर कैपिटल, बाद का लेटर स्मॉल। इसका परमाणु क्रमांक 115 है। तो ये नया तत्व, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। 115 इसका परमाणु क्रमांक है। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान भी इसका दिया है, आपको नई किताब में नहीं मिलेगा, ये पुरानी किताबों में 289 है इसका परमाणु द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका में आगे लिखा हुआ है। और इसकी अल्प आयु तथा अल्प मात्रा उपलब्धता के कारण इसका रसायन ज्ञात नहीं है। यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पता कर सकते हैं। अल्प आयु जैसे कि रेडियो एक्टिव है, तो इसका स्वतः विघटन हो जाता है, और इसलिए इनको जो कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो ये बहुत कम स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब स्थायी नहीं होते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके संयोजकता कोष में फिर से वही रिपीट हो रहा है। NH2 NP3 की संयोजकता कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में ख़त्म हो जाता है, P3 ही आएगा। N का मान तत्व के हिसाब से बदलता जाएगा, तो ये भी आप ध्यान देंगे। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया हमारा, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा है। तो अंतिम कोष नाइट्रोजन में है। ये दूसरे आवर्त में स्थित होगा नाइट्रोजन, पहले वर्ग में हाइड्रोजन। पहले आवर्त में हीलियम और हाइड्रोजन है, पहली लाइन जिसे कहते हैं उसको हम प्रथम आवर्त कहते हैं। दूसरे आवर्त में लिथियम
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये दूसरी लाइन जो हमारा दूसरा आवर्त कहलाता है। तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 ही रहेगा। देखिए 2 2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, परंतु पी कक्षक इनकम्प्लीट है, यानी कि अपूर्ण है। पी में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। पी की अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की जो कैपेसिटी है वो 6 की है। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल इसके भरे हुए हैं, 3 एक एक ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से फास्फोरस में देखिए n की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ NS2 आ गया, 3s2 3p3। आर्सेनिक में n की वैल्यू बदल जाएगी, जो वहाँ लिखा था NS2 NP1:6, यानी कि 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन p में आएंगे, ये है इसका मतलब। तो यहाँ आर्सेनिक के लिए ये हमारे पास हो जाएगा 5s2 5p3। आर्सेनिक में थोड़ा ये छूट गया है। हाँ यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आता है, ये मैंने आपको अब्बाव नियम के अनुसार लिखा दिया कि इसकी ऊर्जा कम होती है इसकी, तो 3D से पहले ले लिया, ये यहीं पे आएगा। तो इसमें भी हमारे 4s2 3p3 इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही, 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। s ऑर्बिटल को पहले लिख दिया गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रॉन उतने हैं संयोजी कोष में 5। यहाँ पे एंटीमनी आएगा फिर। तो एंटीमनी में भी हमारे पास अंतिम कोष में 5s2 5p3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी n का मान जो है चेंज हो जाएगा, 5s2 5p3 में चला गया। इसी प्रकार से बिस्मथ में आ जाएंगे, तो बिस्मथ में भी n का मान 6 हो गया है। तो यानी कि ये हमारे छठे आवर्त का तत्व होगा, छठे लाइन में आएगा आवर्त सारणी में। इसी प्रकार से हमारा मास्कोबियम हो जाएगा, इसका ये नया तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ये 7वें आवर्त में आएगा, अंतिम रॉ में होगा। अंतिम रॉ का मतलब आवर्त सारणी के अंतिम लाइन में होगा, ये 7वें आवर्त में। अब आते हैं इनके परमाणु एवं आयनी त्रिज्या पे। परमाणु या आयनिक त्रिज्या, तो परमाणु वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। तो ऊपर सबसे पहले नाइट्रोजन है, सबसे ऊपर नाइट्रोजन है, फिर नीचे फास्फोरस है। तो यहाँ पे जो है, जैसे हमारा वर्ग 15 का तत्व है नाइट्रोजन, सबसे टॉप में नाइट्रोजन, फिर आएगा यहाँ पे फास्फोरस, फिर आ जाएगा फास्फोरस के बाद यहाँ पर आ जाएगा आर्सेनिक, फिर आएगा एंटीमनी, फिर आएगा बिस्मथ, और जो नया तत्व दिया है वो है 115 मास्कोबियम। तो ये वर्ग 15 है हमारा। तो अब परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ेगा। ऊपर वाले परमाणु का आकार सबसे छोटा और सबसे नीचे वाले तत्व का परमाणु आकार सबसे बड़ा। तो फास्फोरस का परमाणु आकार थोड़ा नाइट्रोजन से बड़ा हो जाएगा। फास्फोरस से बड़ा परमाणु आकार आर्सेनिक का हो जाएगा। आर्सेनिक से बड़ा परमाणु आकार एंटीमनी का हो जाएगा। एंटीमनी से बड़ा होगा बिस्मथ, और मास्कोबियम इन सबसे बड़ा परमाणु आकार का होगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ये हुआ हमारा वर्ग। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ये ऐसे हम नीचे की तरफ आएंगे, आवर्त सारणी में देखेंगे। तो नीचे की ओर जाने पे क्या होगा, परमाणु आकार एवं आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ेगा। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ने लग जाती है। जैसे ये परमाणु का नाभिक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हमारे पास बीच में नाभिक हो गया। तो नाभिक के पास में ही हमारा दूसरा आवर्त पड़ेगा, ये दूसरा कोष पड़ेगा। तो यहाँ पे R की वैल्यू कम होगी। R की वैल्यू जितनी कम होगी, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोष पर लगने वाला आकर्षण बल उतना ही अधिक प्रबल होगा और इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर, नाभिक की ओर खींचा चला जाते हैं। तो ये जो हमारा अंतिम कोष है, ये क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। इसी प्रकार से हमारा फास्फोरस होगा। तो फास्फोरस में क्या होगा, फास्फोरस में हमारे
3 कोस आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो है नाभिक से आर की वैल्यू बढ़ने लगेगी। यानी कि दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल कमज़ोर हो जाएगा। फलस्वरूप जो हमारा बाह्यतम कोश है वो फैलता रहेगा। इसी प्रकार आर्सेनिक में हो जाएगा। आर्सेनिक में हमारी परमाणु त्रिज्या का मान और अधिक हो जाएगा। इस तरीके से आर्सेनिक में परमाणु त्रिज्या और ज़्यादा फैल जाएगी। तो नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल बहुत दुर्बल हो जाएगा और मास्कोबियम के केस में सबसे दुर्बल होगा, तो उसका परमाणु आकार का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये कह सकते हैं हम परमाणु नाभिक, जैसे हमारी पूरी क्लास है, अगर टीचर को हम यहाँ पे वो कर लें, नाभिक मान लें, और क्लास में बैठे हुए हमारे जो स्टूडेंट हैं वो क्या हैं, कोश हैं, तो परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन हमारे कम होंगे, छात्र कम होंगे, तो टीचर द्वारा उन पर लगने वाला प्रभावी फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि वो उदंडता कम करेंगे। अगर क्लास बड़ी हो जाएगी हमारी तो नाभिक कमज़ोर पड़ जाएगा और हमारी क्लास का जो आकार है वो विस्तृत हो जाएगा और उसमें अव्यवस्था फैलेगी। तो इस प्रकार से वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार और आयनिक त्रिज्याओं दोनों के मान बढ़ने लगते हैं।